हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या हुआ बेबी, आज तुम्हारा मूड कुछ ऑफ सा लग रहा है। क्या बताऊं यार, मेरा बॉस है ना, सारा दिन मेरे सर पर खड़ा रहता है। कभी ये कभी वो, मेरी जिंदगी खराब करके रख दिया इसने। ओ माँ बेबी, कितना परेशान हो तुम। आओ मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देती हूँ। क्या करोगी तुम और कैसे करोगी? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जाओ तुम जाकर रेडी हो जाओ। रेडी? क्यों? मेरा मतलब था कि तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, इतने में मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। उसके बाद क्या? वेट बेबी वेट, अब जाओ फ्रेश हो जाओ। ठीक है। वरुण फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इतने साशा उसके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। कुछ ही देर बाद वरुण फ्रेश होकर आता है और फिर साशा के साथ मिलकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद वरुण साशा से बोलता है, वाह यार, खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने। थैंक यू। अब मैं तुम्हारा मूड अच्छा कर दूं। मतलब? ओ मेरे प्यारे बलम, तुम लोग कुछ नहीं समझते, सब कुछ करके दिखाना पड़ता है। तुम रूम में चलो, मैं भी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ बेबी, बस आ रही हूँ। इसके बाद वरुण अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी का वेट करने लगता है और बेड पर बैठकर अपनी पत्नी की बात को याद करके कुछ सोचने लगता है। पता नहीं साशा मेरे साथ क्या करना चाहती है, मुझे तो डर लग रहा है। अब बस ये जल्दी से आ जाए तभी पता चलेगा। ऐसा कहकर वरुण बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद साशा कमरे में आती है। वो एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस पहनकर वरुण के सामने आती है, जिसे देखकर वरुण के होश उड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे साशा वरुण की तरफ बढ़ने लगती है। उसे ऐसे अपनी तरफ आता देख वरुण घबराने लगता है। वो साशा से बोलता है, तुम ये कर क्या रही हो? तुम्हारा मूड बनाने की तैयारी। ऐसे कैसे? बस देखते जाओ। साशा वरुण के पास जाती है। वरुण और ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लगता है। वो साशा से बोलता है, बस साशा, आगे मत बढ़ो। मैं समझ गया हूँ तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो, पर आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये सब करने की ना ही मुझ में कोई हिम्मत है और ना ही कोई ताकत। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने? इतने थके हुए क्यों हो? किया तो कुछ खास नहीं था, फिर भी थकान सी हो रही है, इसलिए मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, गुड नाइट। ऐसा कहकर वरुण सो जाता है और साशा खुद से बोलती है, कैसा घोचू पति मिला है मुझे, मेरे पूरे मूड की बैंड बजा के रख दी। मैंने सोचा था कि इनका मूड अच्छा कर दूंगी, लेकिन इन्होंने तो मेरा ही मूड खराब कर दिया। मैं भी चुपचाप सो ही जाती हूँ। फिर साशा भी सो जाती है। अगले दिन वो वरुण के लिए लंच बनाकर उसे देती है और फिर वरुण उससे बोलता है, सॉरी। किस लिए? कल रात के लिए तुम मेरा मूड ठीक करना चाहती थी, पर मैंने तुम्हारा ही खराब कर दिया। कोई बात नहीं, अब तुम ऑफिस जाओ। कुछ कहोगी नहीं? अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। वरुण ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद साशा खुद से बोलती है, माफ करना। माफ तो करना चाहती हूँ, लेकिन करूँगी नहीं, क्योंकि जो दर्द मुझे हुआ था उसका एहसास तुम्हें भी तो होना था ना, इसलिए मैंने ये सब कर लिया। चलो कोई बात नहीं, अब जब शाम को आओगे ना, तब तुम्हें निराश नहीं होने दूंगी। इसके बाद साशा अपने घर के काम करने में बिजी हो जाती है। साशा जब अपने सारे काम खत्म कर लेती है, फिर वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और आराम करने लगती है। लेटे लेटे उसकी आंख लग जाती है और थोड़ी देर बाद उसके घर की डोर बेल बजती है। साशा बेल सुनते ही गेट खोलने के लिए जाती है और जैसे ही वो गेट खोलकर देखती है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है, जो साशा से बोलता है, नमस्ते भाभी जी। अरे आप आइए आइए, अंदर आइए। जी जी। साशा उस साड़ी वाले को अंदर ले आती है और अंदर आने के बाद वो साशा से बोलता है, और बताइए भाभी जी, कैसी हैं आप? जी मैं बढ़िया, आप बताइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ। बस क्या बताएं भाभी जी, हमारा तो काम ही इधर से उधर घूमना है, आज यहाँ तो कल वहाँ, इसीलिए आपके आने में देर हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आप साड़ियाँ निकालिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी जी। साशा किचन में साड़ी वाले के लिए चाय बनाने चली जाती है। इधर वो अपनी साड़ियाँ निकालने लगता है। थोड़ी देर बाद साशा उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। फिर वो उससे बोलती है, ये लीजिए चाय पीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। आप नहीं पी रही चाय? जी नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीती, मैं बस कॉफी पीती हूँ। तभी मैं सोचूं कि आप इतनी खूबसूरत कैसे दिखती हैं। अच्छा जी, आपको ऐसा लगता है?
पता नहीं मेरे पति को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उनकी आंखें खराब हैं क्या? नहीं तो ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि जो आपकी सुंदरता नहीं देख पा रहा है वो अंधा ही हुआ ना। बस बस, जैसे भी हैं मेरे पति हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, हम आपको साड़ियाँ दिखाते हैं। ठीक है। साड़ी वाला साशा को साड़ियाँ दिखाना शुरू करता है। वो एक एक करके हर साड़ी को नापसंद करती जाती है। ऐसा करते करते साड़ी वाले की सारी साड़ियाँ खत्म हो जाती है। फिर वो साशा से बोलता है, क्या भाभी जी, हमने आपको इतनी साड़ियाँ दिखाई पर आपको एक भी पसंद नहीं आई। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्या करूं? मुझे इनमें से कोई भी साड़ी अच्छी ही नहीं लग रही। अरे आप इनमें से एक आधा पहन कर तो देखिए, जब पता चलेगा कि अच्छी लग रही है या नहीं। अच्छा ठीक है, लाइए पहन कर आती। साड़ी वाला साशा को साड़ी दे देता है, जिसके बाद वो अपने रूम में जाकर साड़ी पहनती है और उसके पास वापस आती है। साशा उससे पूछती है, अब बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत ही अच्छी लग रहे हो भाभी जी। अम्मा कसम, आपसे सुंदर नारी हमने आज तक नहीं देखी। बस बस, इतना भी मत फेंको। नहीं नहीं भाभी जी, आपकी कसम, अब सच में किसी परी से कम नहीं लग रही हो। थैंक यू सो मच। तो ये साड़ी मैं ले लूं? अरे आप सारी ले लीजिए। लेकिन सारी साड़ियाँ लेने के लिए मेरे पास पैसे तो है नहीं। पैसे किसने मांगे हैं, आप बस ले लो। ठीक है फिर दे दो सारी। ठीक है भाभी जी। वो आदमी साशा के लिए सारी साड़ियाँ पैक कर देता है। फिर साशा उससे बोलती है, थैंक यू सो मच। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी बीवी आपको बहुत प्यार करे। बीवी होगी तभी तो प्यार करेगी। मतलब आपकी शादी नहीं हुई? नहीं भाभी जी, अभी तक हम कुंवारे ही बैठे हैं। तो कैसी बीवी चाहिए आपको? बिल्कुल आपके जैसी। अच्छा जी, पर मैं तो थोड़ी अलग किस्म की लड़की हूँ। मतलब ये कि मुझे लोगों का मूड बनाना बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ तो बड़े ही कोमल हैं। मैं पूरी बहुत कोमल हूँ। साशा जैसे ही उसे छूती है, उसके अंदाज बदल जाते हैं। वो मन में खुद से बोलता है, लगता है ये मेरे साथ कुछ करना चाहती है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रही है। सही है, इसका पति तो इसके साथ कुछ करता नहीं है, मैं ही कर लेता हूँ। फिर वो साशा को पकड़ लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी साशा उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे बोलती है, मुझे अकेला समझकर मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हो? मैं तुम जैसे लोगों को हैंडल करना ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। कमजोर मत समझना मुझे। ऐसा कहने के बाद साशा उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारती है। फिर वो वरुण को कॉल करके घर बुला लेती है, जिसके बाद वरुण और साशा दोनों मिलकर उस साड़ी वाले को घर से बाहर कर देते हैं। और फिर साशा वरुण से बोलती है, सुनिए, सुबह के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत रूडली बात की ना। मैंने भी तो नहीं किया था कल रात को, तो हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, पर आज कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हारा मूड बनाकर ही रहूँ। ठीक है, देख लेंगे तुम मेरा मूड बनाती हो या मैं तुम्हारा। अच्छा जी, मुझे चैलेंज कर रहे हो? समझ सकती हो। ओके देन, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो चले फिर, इंतजार किस बात का है अब। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। अच्छा पहले खाना खा ले, बहुत भूख लग रही है। हाँ, अभी लेकर आती। वो दोनों एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब वो उठते हैं तो साशा वरुण से पूछती है, रात कैसी थी? बहुत ही खूबसूरत, इतना मजा मुझे आज तक कभी नहीं आया। मुझे भी। तो हो जाए एक और बार। हो जाए। नित्या एक बहुत ही चुलबुली और अच्छी लड़की थी। उसकी शादी नील आहूजा नाम के एक लड़के से हो जाती है। उसकी ससुराल में उसकी सास लीलावती, ससुर अमर और ननंद कल्पना रहती थी। लीलावती आए दिन अपनी बहू को किसी न किसी बात पर खरी खोटी सुनाती ही रहती थी, पर नित्या कभी भी उनको कोई गलत जवाब नहीं देती थी और हमेशा ही अपना बहू होने का फर्ज अच्छे से निभाती थी। ऐसे ही एक सुबह, अरियोना स्पीटी, खाना बनाया या नहीं? माँ जी, ये लीजिए खाना। अरे ये क्या बनाया है तूने? ये दाल है या पानी? और ये रोटी? रोटी कम और अफ्रीका का नक्शा ज्यादा लग रही है। अरे तुझे कुछ ढंग से बनाना आता भी है? कुछ सिखाया है तेरे माँ बाप ने? माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं दोबारा बना देती हूँ। अरे रहने दे, मैं खुद बना लूंगी। पता नहीं दोबारा कौन सा नक्शा बना कर ले आएगी तू। इतना कहकर नित्या वापस से
अपने काम में लग जाती है। तो वहीं लीलावती सारा दिन अपनी बहू से कोल्हू के बैल की तरह काम करवाती और जरा सी भी गलती होने पर उसे खूब सुनाती। वक्त बीतता जाता है और एक दिन नित्या को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो जल्दी से ये बात जाकर अपने पति को बताती है। नील, सुनिए ना। क्या बात है, जरा जल्दी बोलो ना। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, जरा 2 मिनट रुक तो जाइए। हमेशा घोड़े पर ही सवार रहते हैं आप। हाँ, जल्दी बोलो, क्या बात है। जी वो बात ये है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा। क्या तुम सच कह रही हो? नील उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाता है। मम्मी, पापा, आप लोग सारे जल्दी नीचे आइए। अरे नील बेटा, क्या बात है? क्यों घर सर पे उठा रखा है तूने? अरे घर में एक मेहमान आने वाला है। मेहमान? अरे कौन सा मेहमान? अरे छोटा मेहमान। पापा, अब जल्द ही इस घर में बच्चों की किलकारी गूंजने वाली है, क्योंकि आपकी बहू माँ बनने वाली है और मैं पापा। सब लोग खुशी खुशी अपने घर में नए मेहमान के आने के लिए तैयारियां करना शुरू कर देते हैं और सभी लोग नित्या का काफी ज्यादा ख्याल रखना भी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और एक दिन नित्या जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। लीलावती जल्दी से अपनी बहू को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां उसे आईसीयू में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। जैसे ही नील को ये बात पता चलती है, वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी माँ से बोलता है। माँ, ये सब कैसे हुआ और नित्या कैसी है? नील बेटा, तू हौसला रख, डॉक्टर नित्या का इलाज कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आकर बोलते हैं। जी आई एम सॉरी, पर आपका होने वाला बच्चा नहीं रहा। योर वाइफ नित्या, शी गॉट मिसकैरेज, और हाँ, हो सकता है कि वो अब कभी मां ना बन पाए। ये बात सुनकर पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। डॉक्टर की बात सुनकर नील आईसीयू में नित्या से मिलने जाता है। नित्या, तुम ठीक हो ना? नील, तुमने सुना ना डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हमारा बच्चा नहीं इस दुनिया में नहीं रहा नील। और मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ? अरे नहीं नित्या, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सभी लोग नित्या को लेकर वापस घर आ जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। नित्या वापस से अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है, पर लीलावती के ताने तो कम होने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे ही एक दिन लीलावती की दोस्त उससे मिलने उसके घर आती है। अरे आओ नीलम बहन, बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाँ, तुम तो जैसे रोज ही मेरे घर आती हो ना। अरे तुम भी ना नीलम, मजाक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी अभी तक। चल जाने दे। ये बता, पोता हुआ या पोती? तेरी बहू प्रेग्नेंट थी ना? हाँ थी तो, पर मेरी बहू का मिसकैरेज हो गया था। हाय, क्या कहा? मिसकैरेज हो गया? तभी वहाँ चाय नाश्ता लिए नित्या आ जाती है। क्या हुआ नित्या बेटी? सासू माँ ने तेरा ख्याल नहीं रखा? नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सासू माँ तो मेरा जरूरत से ज्यादा ख्याल रखती है। अरे मैं सब जानती हूँ। ये आजकल की लड़कियाँ है ना, ये बच्चा तो चाहती नहीं है, और अगर ससुराल वाले मना करे तो जानबूझकर ऐसा करती है ताकि कोई इन पर शक भी ना करे और इनका काम भी हो जाए। आंटी जी, ये सब कहते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती? भला एक औरत होकर आप दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अरे एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? अरे सही कह रही है नीलम, जरूर तुम माँ नहीं बनना चाहती थी, तभी तो तेरे साथ 2 बार ये सब हुआ। न जाने कैसी औरत है तू। बस कीजिए माँ जी, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। आप तो सारी सच्चाई जानती है, फिर भी। अरे काहे का सच? असली सच तो ये है कि तू कभी माँ बनना ही नहीं चाहती थी। कोई तुझ पर शक न करे, इसलिए तूने ये सारा षड्यंत्र रचा।
नीलम आंटी और अपनी सास की बातें सुनकर नित्या रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और लीलावती अपनी बहू को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने ही नहीं देती है, जिसके चलते नित्या धीरे धीरे डिप्रेशन में रहने लगती है। और ऐसे ही एक दिन अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई तू? यहाँ। जी माँ जी, कहिए। ये ले बाबा जी का भभूत और खा ले चुपचाप। पर ये किस लिए माँ जी? अरे ताकि इस घर में बच्चे की किलकारी गूंज सके। और क्या, चुपचाप खा ले, नहीं तो मुझे जबरदस्ती खिलाना भी आता है। पर माँ जी, ये सब कुछ अंधविश्वास है और मैं इन सब को नहीं मानती। मैं नहीं खाऊंगी ये सब। तभी वहाँ नील आ जाता है और ये सब होता देख गुस्से से तिलमिला जाता है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? और आपने नित्या पर हाथ क्यों उठाया? अरे बेटा, तू नहीं जानता, ये औरत डायन है, डायन। ये माँ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए इसने 2 बार अपने बच्चे को मार दिया। माँ, आप होश में तो है ना? आप जानती भी है क्या कर रही हैं आप? हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ। और वो तो भला हो नीलम का, जो उसने मेरी आंखें खोल दी और ये भभूत मिला कर दिया है। बस करो माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। किसी और की बातों में आकर आप अपनी बहू पर शक कर रही हो और इन सब ढोंग पाखंड में यकीन कर रही हो आप। क्या आपने एक बार भी नित्या से जानना चाहा कि इतना सब होने के बाद उस बेचारी पर क्या बीती होगी? पर नहीं, आप तो उसे ताने देती रहती हो हमेशा। अरे बस करो माँ। नील की बातें सुनकर लीलावती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो नित्या से माफी मांगती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। नित्या फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार उसकी सास उसका खूब ख्याल रखती है। थोड़े ही समय बाद वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।